हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th साइंस चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। In class 6 you learn that food is essential for all living organism. You also learn that carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals are components of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फूड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज़म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं सबके लिए फूड बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। बिना फूड के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म सर्वाइव नहीं कर सकता। You also learn that carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals are component of food. और हमने ये भी पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स और विटामिन्स, मिनरल्स ये सब क्या होते हैं, एक फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब कोई भी अगर हम खाना खा रहे हैं तो उसमें इन चीज़ों का होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। These components of food are called nutrients and are necessary for our body. इन सभी कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स। और ये सब हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट। All living organism requires food. Plants can make food for themselves, but animals including humans cannot. अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबको फूड की नीड होती है। केवल प्लांट्स ही ऐसे होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, बट कोई भी एनिमल्स चाहे ह्यूमन बीइंग्स हों वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। और वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं? ऐसे प्लांट्स से या ऐसे एनिमल्स से जो खुद प्लांट्स खाते हैं। Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. इसी वजह से हम कह सकते हैं कि humans और animals directly या indirectly dependent होते हैं plants के ऊपर अपने food के लिए। Now the point is mode of nutrition in plants. अभी हमने ये जाना कि nutrients क्या होते हैं। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। प्लांट्स ही केवल ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं। किससे बनाते हैं वो अपना फूड? बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। इन तीनों चीज़ों की हेल्प से प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं। ये सब प्लांट्स के फूड बनाने के रॉ मटेरियल्स होते हैं। द न्यूट्रिएंट्स आर इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब का क्या काम होता है? वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं उनकी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और किसके लिए हेल्प करते हैं? टू ग्रो, उनकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमें इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़, और साथ ही अगर कुछ चोट लग जाती है या कुछ इंजरी हो जाती है तो वो भी इन न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से ही सही हो जाती है। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। साथ ही साथ जो भी फूड हम इनटेक करते हैं वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम अपने रोज़ के कामों को पूरा कर सकें। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म and its utilization by the body. The mode of nutrition in which organisms made food themselves from simple substances is called autotrophic. अब न्यूट्रिशन के जो मोड्स होते हैं उनमें एक मोड है ऑटोट्रॉफिक, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रूफ मीन्स नरिशमेंट।
Therefore plants are called autotrophs. इसी वजह से हम प्लांट्स को ऑटोट्रूफ्स के नाम से जानते हैं. क्यों? क्योंकि वो अपना फूड खुद बनाते हैं. Animals and most other living organisms take in food prepared by plants. They are called heterotrophs. Hetero means others. और एनिमल्स और जो अदर ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, जो फूड इनटेक करते हैं जो कि एक प्लांट के द्वारा बनाया गया होता है, तो ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स को, ऐसे एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स को हेटेरोट्रूफ्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो अपने आप अपना फूड नहीं बनाते, प्लांट्स के द्वारा बनाए गए फूड को इनटेक करते हैं. Now we may ask where the food factories of plants are located, whether food is made in all parts of a plant or only in certain parts. How do plants obtain the raw material from the surrounding? How do they transport them to the food factories of plant? अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, जो प्लांट्स कोई फूड तैयार करते हैं, तो वो कोई स्पेशल पार्ट होता है किसी प्लांट का, या प्लांट के पूरे ही पार्ट में फूड प्रिपेयर होता है. फोटोसिंथेसिस. लीव्स आर photosynthesis food making process in plants. Leaves are the food factories of plants. Therefore all the raw material must reach the leaf. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. अब लीव्स जो होती हैं किसी भी प्लांट की फूड फैक्ट्रीज होती हैं, इसीलिए ऑल द रॉ मटेरियल जो कि फूड बनाने के लिए एक प्लांट को चाहिए होता है, वो उसकी लीव तक पहुंचना ज़रूरी होता है. वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल. जो वाटर और मिनरल्स सॉइल में प्रेजेंट होते हैं आर अब्जॉर्व बाय द रूट्स. उनको रूट्स के थ्रू अब्जॉर्व करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव्स तक. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज़ टेकन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स. These pores are surrounded by guard cell. Such pores are called stomata. कार्बन डाइऑक्साइड को टाइनी पोर्स जो कि लीव्स की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, और जो ये टाइनी पोर्स सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल से, इन पोर्स को कहा जाता है स्टोमाटा. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स में इनटेक करती हैं. Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which runs like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. अब जो वाटर और मिनरल्स जो रूट्स ने अब्जॉर्व किया है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव्स तक. किसके थ्रू? वेसल्स के थ्रू, जो कि एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो रूट से होकर स्टेम और ब्रांचेस के थ्रू लीव्स तक पहुंचता है. दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ. और ये एक कंटिन्यूस पाथ बनाता है जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स लीफ तक पहुंच पाती है. दे आर कॉल्ड वेसल्स, और इनको हम वेसल्स के नाम से जानते हैं. यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11. इस बारे में हम चैप्टर 11 में आगे स्टडी करेंगे. द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. अब लीव्स में एक ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है जिसकी वजह से हमें लीव्स का कलर ग्रीन दिखाई देता है, उसको कहा जाता है क्लोरोफिल. इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट. अब इस क्लोरोफिल का एक लीव में क्या काम है? ये सनलाइट को कैप्चर करता है. दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और इस एनर्जी का यूज़ किया जाता है फूड प्रिपेयर करने के लिए विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. अब किसी भी प्लांट के द्वारा फूड
प्रिपेयर किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जैसे कि हमको सबको पता है कि कोई भी प्लांट है दिन में वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है और एक्सहेल करता है वो ऑक्सीजन, तो वो इसी प्रोसेस के थ्रू होता है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और ये प्रोसेस केवल दिन में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, रात में ये प्रोसेस नहीं होता। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। तो इन सब डिस्कशन से हमें ये पता चलता है कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सब चीज़ें किसी भी प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in form of food। अब सोलर एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? जो एनर्जी हमको सनलाइट से मिलती है उसको सोलर एनर्जी कहते हैं, और इस सोलर एनर्जी को लीव्स के द्वारा अब्जॉर्व किया जाता है और प्लांट्स में फॉर्म ऑफ फूड में इसको कैप्चर किया जाता है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये सब हमको पता है कि सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अब एक क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि क्या इस अर्थ पर कोई भी इंसान का जीवन पॉसिबल है इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो तो क्या अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो किसी के पास भी खाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। कोई भी व्यक्ति है, चाहे एनिमल है, चाहे प्लांट है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो चाहे डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो या इनडायरेक्टली, सभी अपने फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth। अगर अर्थ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो यहाँ पर लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी, मतलब कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएगा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट। अब जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो जो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होते हैं जो कि लीव्स में होते हैं, वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, डे लाइट में यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का यूज़ करता है टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए यूज़ करता है। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। अब इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हम एक इक्वेशन के थ्रू समझेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल मेक्स कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करने चाहिए, क्योंकि वो हमारे एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। इसमें क्लोरोफिल है, गार्ड सेल है और स्टोमाटा है। और दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा। इसमें स्टोमेंटल ओपनिंग और गार्ड सेल्स को शो
किया गया है। स्टोमाटा क्या होते हैं? स्टोमाटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। अब इस डायग्राम में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को शो किया गया है। इसमें एक प्लांट है जिसकी लीव्स ग्रीन कलर की हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसीलिए उनका कलर ग्रीन है। अब ये प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रहा है और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहा है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज़ की जाती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट होता है वो ये दिखाता है कि इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है। स्टार्च इज़ ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। Activity 1.1. Take 2 potted plants of the same kind, keep one in the dark or in a black box for 72 hours and the other in sunlight. अब एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जिसमें हमको 2 पॉटेड प्लांट्स लेने हैं एक ही तरह के। एक प्लांट को हमें डार्क में रखना है, मतलब उसे सनलाइट से हमें दूर रखना है फॉर 72 आवर्स, 72 आवर्स के लिए, एंड द अदर इन सनलाइट, और दूसरे प्लांट को हमें सनलाइट में रखना है। परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ ऑफ द प्लांट एज यू डिड इन क्लास 6। अब एक प्लांट हमने जो डार्क में रखा था और एक सनलाइट में, दोनों प्लांट्स की लीव्स के ऊपर हम आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। रिकॉर्ड योर रिज़ल्ट, और जो भी आप ऑब्ज़र्व करते हैं उसको रिकॉर्ड करें। को देखने को मिलेगा कि जो प्लांट सनलाइट में रखा हुआ है, जब आप उस प्लांट की लीव्स के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो उसका कलर इंस्टेंटली चेंज हो जाएगा, वो ब्लैक और ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। और जो प्लांट हमने डार्क रूम में रखा था उस प्लांट के ऊपर अगर आयोडीन टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा तो उस प्लांट की लीव्स के ऊपर कोई भी चेंज नहीं होगा। Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaf. Record your observations in your notebook. अब जो प्लांट हमने डार्क रूम में रखा था उसको दोबारा से सनलाइट में रखने पर 3 to 4 डेज़ के लिए हम दोबारा से आयोडीन टेस्ट करेंगे और उसका ऑब्जर्वेशन हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो अब दोबारा से वही एक्सपेरिमेंट करने पर हमें पता चलेगा कि जब अब हमने उस प्लांट की लीव्स पर आयोडीन टेस्ट किया है तब उसका भी कलर इंस्टेंटली ब्लैक और ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट से हमें प्रूफ होता है कि प्लांट्स में प्रेजेंस ऑफ स्टार्च है। लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका कलर ग्रीन नहीं होता, तो क्या उनमें क्लोरोफिल नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो लीव्स दूसरे कलर की होती हैं उनका कलर ग्रीन नहीं होता, उनमें भी बहुत अमाउंट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसी वजह से वो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाती हैं। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। यू ऑफन सी स्लीमे ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज़। अब कभी कभी जो अनमूवेबल वाटर होता है उसके ऊपर हम एक स्लिमी सा चिकना सा ग्रीन कलर का पैच देखते हैं। These are generally formed by the growth of organism called algae, जो कि एक ऑर्गेनिज्म जिसको एल्गी कहते हैं उसकी वजह से फॉर्म हो जाता है। Can you guess why algae are green in color? क्या आप ये बता सकते हैं कि एल्गी का कलर ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि उनमें भी क्लोरोफिल होता है। They contain chlorophyll which gives them the green color
एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और एल्गी भी अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम ये देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा किस चीज़ से प्लांट अपना फूड बनाता है। You have just learned that plant synthesis carbohydrates through the process of photosynthesis. अभी अभी हमने ये देखा है कि कार्बोहाइड्रेट्स को एक प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है। Carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने हैं। These are used to synthesize other components of food such as protein and fat. But protein are nitrogenous substances which contain nitrogen. From where do the plant obtain nitrogen? अब प्रोटीन और फैट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब कि उनमें नाइट्रोजन होता है। अब ये सवाल आता है कि किसी भी प्लांट को नाइट्रोजन कैसे मिलती है। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन एयर। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा में होती है एक गैस की फॉर्म में। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट अब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, पर प्लांट्स गैसियस वेव में नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब नहीं कर सकता। प्लांट्स कैन नॉट अब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. पर प्लांट की जो रूट्स होती हैं वहाँ पर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, गैसियस नाइट्रोजन को सॉइल में मिक्स करके रिलीज़ कर देते हैं ताकि प्लांट उसको अब्जॉर्ब कर सके। These are absorbed by plants along with water. अब ये जो नाइट्रोजन होती है जो सॉइल में मिक्स हो गई है उसको प्लांट्स अपनी रूट्स के थ्रू विद वाटर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। Also you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. और आपने ये भी देखा होगा कि समय समय पर फार्मर्स कुछ फर्टिलाइज़र्स को जो कि नाइट्रोजन से भरपूर होते हैं उनको अपने खेतों में डालते हैं ताकि वो अपनी सॉइल को नाइट्रोजन रिच बना सकें। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इस तरह से प्लांट्स की नाइट्रोजन की नीड को पूरा किया जाता है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसिस प्रोटीन एंड विटामिन्स, जिसकी हेल्प से प्लांट्स प्रोटीन्स और विटामिन्स को भी बना पाते हैं। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड। और जब क्लोरोफिल नहीं होता तो वो अपना खाना भी नहीं बना पाते। देन हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। अब वो कैसे सर्वाइव करते हैं और उनको अपना न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स। अब जैसे कि ह्यूमन्स और एनिमल्स अपने फूड और न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो ऐसे प्लांट्स भी जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता वो भी अपने न्यूट्रिशन के लिए अदर प्लांट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। दे यूज़ द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इस तरह के न्यूट्रिशन को हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। डू यू सी नाउ लुक एट द फिगर 1.5। दिस इज़ द पिक्चर 1.5। इसमें आपको एक येलो कलर की हेरी लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, वायर टाइप के येलो कलर के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ये एक ऐसा प्लांट होता है जो अपना न्यूट्रिशन दूसरे प्लांट से लेता है। डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांचेस स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री।
दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कसकटा। उस प्लांट का नाम है कसकटा या अमरबेल। इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल। इस प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होता। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। और ये रेडीमेड फूड लेता है किसी भी ऐसे प्लांट से जिसके ऊपर ये क्लाइंब करता है, चढ़ा हुआ होता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज़ कॉल्ड द होस्ट। और जिस प्लांट के ऊपर ये होता है उसे होस्ट कहते हैं। Since it derived the host of valuable nutrients, कसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। अब क्योंकि कसकटा प्लांट दूसरे होस्ट के ऊपर रहकर उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, इसीलिए इसको पैरासाइट कहा जाता है। आर वी अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट। क्या हम भी किसी एक तरह के पैरासाइट कहलाएंगे? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। इस बारे में सोचें और डिस्कस करें। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एनिमल्स को भी खाते हैं। दीज आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट दैम। ये वो प्लांट्स होते हैं जो अपने जाल में किसी इंसेक्ट को फंसाते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। इज़ इट नॉट अमेजिंग? सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। ऐसे प्लांट्स ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं या किसी और कलर के भी हो सकते हैं। लेट अस लुक एट द फिगर 1.6। दिस इज़ अ पिक्चर प्लांट विच ईट इंसेक्ट्स टू गेट इट्स न्यूट्रिशन। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज़ द मोडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। अब इसके ऊपर जो एक जग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो इसकी एक लीफ है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। और इसके ऊपर जो एक लिड लगी है वो इसको खोल भी सकती है और बंद भी कर सकती है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच इंटेंगल द ट्रैप्ड इंसेक्ट। और जब कोई इंसेक्ट इसके अंदर फंस जाता है, इसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें वो इंसेक्ट फंसता है और मर जाता है। द लिड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। और लिड क्लोज हो जाता है और इंसेक्ट फंस जाता है। द इंसेक्ट इज किल्ड बाय द जूसेस क्रिएटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर अब्जॉर्ब्ड। अब जो जूसेस इस पिक्चर प्लांट में निकलते हैं वो इंसेक्ट को किल कर देते हैं और इंसेक्ट के न्यूट्रिएंट्स को प्लांट के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। और इस तरह के इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? अब ये क्वेश्चन आता है कि ऐसी क्या बात है कि ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं दूसरे इंसेक्ट्स को खाकर अपने न्यूट्रिएंट्स को पूरा करते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जिस सॉइल में ग्रो करते हैं वहाँ पे लैक ऑफ नाइट्रोजन होता है, जिसकी वजह से इन वाले प्लांट्स को इंसेक्ट से वो लेना पड़ता है और अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं। सैफ्रोट्रॉफ्स। You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable market. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soil or on rotting woods during the rainy season. अब आपने देखा होगा कि वेजिटेबल मार्केट में आपको कुछ अलग तरह की चीज़ मिलती है जो थोड़ी फ्लफ़ी होती है, अम्ब्रेला लाइक होती है, जिनको हम मशरूम्स बोलते हैं। Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. अब ये देखते हैं कि इन मशरूम्स को कहाँ से न्यूट्रिएंट मिलता है और वो उनको कहाँ से प्राप्त करते हैं। Take a piece of bread and moisten it with water. अब एक ब्रेड का पीस लीजिए और उसको थोड़ा सा गीला कर दें। Leave it in a moist warm place for 2-3 days or until fluffy patches appear on them. अब इनको 2-3 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दें। What is the color of these patches? अब इनके ऊपर जो पैचेस फॉर्म हुए हैं उनका कलर क्या है?
ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक। अब आप इसके पीस को उठाकर एक माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे रखें और उसे देखें कि उनके ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है। एक तो आपको उसके ऊपर ब्लैक और ग्रीन कलर का एक पैच दिखाई देगा और यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। और जब आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको उसके अंदर कॉटन के छोटे छोटे से थ्रेड्स स्प्रेड होते हुए दिखाई देंगे। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी, जिन्हें फंगी कहा जाता है। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और फंगी का भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होता है। दे अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, क्योंकि वो अपना न्यूट्रिएंट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं, एक डेड और डिकेइंग मैटर से ले रहे हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition, और इस तरह के न्यूट्रिशन को कहा जाता है saprotrophic nutrition. Such organism with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को saprotrophs कहा जाता है। Fungi also grow on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time. Fungi अचारों पर, लेदर को क्लोथ्स पर और दूसरे आर्टिकल्स को, जिनको हम गर्म और ह्यूमिडिटी वाले वेदर में, चिपचिपे वेदर में छोड़ देते हैं लंबे समय के लिए, वहाँ पर फंगी ग्रो हो जाती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, और रेनी सीजन में ये बहुत नुकसान करते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द menace of fungi in your house. The fungal spores are generally present in the air. अब फंगल स्पोर्स जो होते हैं वो हमारी एयर में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। When they land on wet and warm things they germinate and grow. जब भी वो कभी किसी नमी वाली और गर्म चीज़ के ऊपर गिरते हैं तो वहाँ पर वो ग्रो हो जाते हैं। Now you can figure out how we can protect our things from getting spoiled. और इस तरह से आपको पता चला कि किस तरह हम अपनी चीज़ों को ख़राब होने से बचा सकते हैं। Some organism live together and share both shelter and nutrients. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड सिम्बायोसिस। इस तरह के रिलेशन को, जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और अपने शेल्टर को और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं, तो इस रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सर्टन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ अ प्लांट। कुछ फंगी ऐसी होती है जो एक प्लांट की रूट्स में रहती हैं। The plant provide nutrients to the fungus and in return the fungus provide water and certain nutrients. Plant फंगस को न्यूट्रिएंट देती है और बदले में फंगस उसको वाटर और दूसरे अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। In organism called lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. अब एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं लीचेंस, उसमें क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर जो कि है एल्गा और एक फंगस, दोनों एक साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल टू द एल्गा एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। तो ये दोनों एक दूसरे को शेल्टर, वाटर और फूड प्रिपेयर्ड सब एक दूसरे से शेयर करते हैं। मीन्स ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं। नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज़ हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल।
कि सॉइल में वापस से न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुंचते हैं। Have you seen farmers spreading manure or fertilizer in the field or gardeners using them in lawns or in pots? Do you know why this is done? You learn that plants absorb minerals and nutrients from the soil, so the amount in the soil keeps on declining. Fertilizers and manures contain nitrogen. Fertilizers and manure contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plants. अब जैसे कि हम जानते हैं कि फार्मर्स होते हैं, गार्डनर्स होते हैं, वो टाइम टू टाइम अपनी क्रॉप को अच्छे से ग्रो करने के लिए उनमें फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स को यूज़ करते हैं। अब ये जो फर्टिलाइज़र या मैन्योर्स होते हैं, इनमें बहुत सारी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है और फॉस्फोरस होता है। इसीलिए इन न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में डालने के लिए फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स का यूज़ किया जाता है, ताकि उसके अंदर जो भी क्रॉप ग्रो की जाएगी वो बहुत ही अच्छी ग्रो हो और हमारा प्लांट हेल्दी रहे। यूजुअली क्रॉप प्लांट absorb a lot of nitrogen and the soil become deficient in nitrogen. जो क्रॉप प्लांट होते हैं उनमें वो बहुत सारी मात्रा में नाइट्रोजन को अब्जॉर्व करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल में डेफिशिएंसी हो जाती है नाइट्रोजन की। यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे कि हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी मात्रा में होती है, पर प्लांट्स में उनको अब्जॉर्व करने की कोई मेथड नहीं होता, वो केवल कार्बन डाइऑक्साइड को ही अब्जॉर्व कर सकते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए उनको नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में चाहिए होती है। हेंस एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर एनरिचेस द सॉइल। इसी वजह से हमारे फार्मर्स फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर को यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी सॉइल को और ज़्यादा उपजाऊ बना सकें। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। अब एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? जिनमें दालें ग्रो होती हैं। ऐसे प्लांट्स की रूट्स में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, जिसमें कि ये खूबी होती है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में, और जिसको फिर किसी भी उस प्लांट की रूट्स अब्जॉर्व कर लेती हैं और वो प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं। But rhizobium cannot make its own food, so it often lives in the roots of gram, peas, moong, beans and other legumes and provide them with nitrogen. पर rhizobium अपना फूड खुद नहीं बना सकता, इसीलिए वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में रहता है और उनको नाइट्रोजन का इंटेक करने में हेल्प करता है, और बदले में वो प्लांट उसका फूड बनाता है और उसको शेल्टर भी देता है। They thus have a symbiotic relationship. This association is of great significance for the farmer. और इस तरह हमको देख के पता चलता है कि राइजोबियम और लेग्यूमिनस प्लांट्स के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, और जिसकी वजह से फार्मर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। They can reduce the use of nitrogenous fertilizer where leguminous plants are grown. Most of the pulses are obtained from leguminous plants. और जब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिन प्लांट्स में चलता है
उन प्लांट्स में फार्मर्स को कम फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स का यूज़ करना पड़ता है। In this chapter, you learn that most of the plants are autotrophs, only a few plants are parasitic or saprotrophic. इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि बहुत ज़्यादातर प्लांट्स ऑटोट्रूफ्स होते हैं, मतलब वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं और सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। They derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. Can we say that the insectivorous plants are partially heterotrophs? क्या हम ये कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं जैसे पिचर प्लांट, क्या उनको हम पार्शियली हेटेरोट्रूफ्स कह सकते हैं? कह सकते हैं, क्योंकि वो कुछ फूड अपने आप बनाते हैं और बाकी जो उनकी फूड की रिक्वायरमेंट होती है वो किसी दूसरे इंसेक्ट को फीड करके वो पूरी होती है। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।